एनी डाउट रिलेटेड टू टेस्ट? आज टेस्ट है 2 to 5 या 3 to 6 है ना टेस्ट तुम लोग का? अच्छे से टेस्ट करना, ऑल द बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना। पेपर कंप्लीट कवर होना चाहिए विद इन 3 आवर्स। अभी से रियल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस किया करो बेटा। रीडिंग स्पीड तेज करो, कंसंट्रेशन अपना बढ़ाओ कि पेपर देते वक्त सिर्फ पेपर पे ही कंसंट्रेटेड रहो। रूम बंद करो अपना कि जस्ट फील लाइक कि मेन एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि आप कितना प्रिपेयर किए हो वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप 3 घंटे में कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, उन 3 आवर को आपने किस तरीके से पेपर को मैनेज किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हो सकता है पेपर देने के आने के बाद आपको लगे कि अरे थोड़ा टाइम रहता तो कुछ और हम कर लेते। ठीक है, ये मुझे आ रहा था लेकिन कुछ टाइम क्लिक नहीं किया, तो ये सारी प्रैक्टिस में रहना चाहिए बेटा। ओके, चलो फर्स्ट एक करेक्शन करो लास्ट लेक्चर का। यहाँ पे जो रेनिन दिया हुआ है दैट इज हार्मोन। मैंने लिखाया था आपको कि RENNIN हार्मोन होता है, उसको करेक्ट करो। ये एंजाइम है, मुझे कल लेक्चर के तुरंत बाद ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे गलत लिखा था, मैंने भी गलत पढ़ा दिया। एंड दिस इज हार्मोन। ओके, RENIN इज हार्मोन जो किडनी में सिक्रीट होता है, किडनी में फॉर्म होता है। एंड RENNIN रेनिन एंजाइम विच इज फॉर्म इन स्टमक। ओके बेटा, सुना सबने ध्यान से? कल ये एक पॉइंट आया था, हैंसन आइसोलेटेड रेनेट, ठीक है, रेनिन उस एंजाइम के लिए था, लेकिन RENIN दिस इज द इनकरेक्ट। RENIN हार्मोन है। फिर इसके साथ ही मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी कि RENNIN हार्मोन और RENIN एंजाइम होगा, रेनिन रेनिन। ओके, तो उसको करेक्ट कर लो। हो गया? बेटा थोड़ा एक्टिव रहा करो तुम लोग क्लास में, बहुत ही ज्यादा मतलब डल सी क्लास हो जाती है कभी कभी। फटाफट बताओ, करेक्ट हो गया? वाई तो लिखना है। ओके, चलो अब एनसीईआरटी तुम लोग की यहाँ तक मार्क है, सब एनसीईआरटी अप टू डेट? एनसीईआरटी अप टू डेट है, मार्क्ड है, टेबल हाईलाइट कर लिया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल को हाईलाइट किया, पॉइंट्स लिखे वहां पे। ओके, तो एंजाइम को कंटिन्यू करने के पहले, ओके गुड, मार्क है तो अच्छी बात है, जिनकी मार्क नहीं है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पहले वार्न कर दे रहे हैं हम। एनसीईआरटी मार्क करते चलो पैरेलली। तो आप देखोगे वहां पे एंजाइम के पहले हेडिंग है 9.9 डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। इसके पहले डीएनए न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन है, वहां तक सबकी एनसीईआरटी मार्क होनी चाहिए, क्योंकि 9.8 9.6 7 प्राइमरी स्ट्रक्चर ये सब कवर हो गया, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऑल आर कंप्लीटेड। तो एनसीईआरटी योर एनसीईआरटी table text should be marked. Okay, nature of bonding linking monomers in a polymer ये भी हो चुका है कवर। ओके, तो बिफोर कंटिन्यूइंग द एंजाइम्स रिमेनिंग पोर्शन, अपन पहले एनसीईआरटी देखेंगे। कौन सा? 9.9 और 9.10 11। इज इट क्लियर? जो मैंने वर्बली
जब हम प्रोसेस बताते हैं तो कई बातें तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो बोलने से नहीं होता, उसको या तो आप नोट डाउन करो या तो आप मार्क डाउन करो। ओके, तो अभी जो स्क्रीन पे दिखेगा कुछ दिन देर तक, उसको नोट डाउन नहीं करना है, ये क्या होगा, मार्क होगा। इसलिए हमने कॉपी नहीं किया है, डायरेक्ट कट करके इमेज लेके मैं दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी है। ओके बच्चा, तो चलो। 1 मिनट, पेन टैब को क्या हो गया, जस्ट वेट। ओके, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक। डायनामिक स्टेट, पहले ये समझना है कि डायनामिक स्टेट क्या हुआ, मतलब जो स्टेट चेंज होगी, ऑलवेज चेंजिंग चलती रहेगी, वहां पे कभी भी स्टैटिक नहीं होगा। आप भले ही सो जाओ, आप भले ही बेहोश हो जाओ, मतलब बेहोश मत होना, बट हम बता रहे हैं, जस्ट कोई भी इंसान अगर वो लिविंग है और वो किसी भी केस में, इवन ब्रेन डेड भी है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड है, ब्रेन डेड है, तो भी उसके अंदर डायनेमिक स्टेट नहीं आएगा, क्योंकि वो लिविंग कंडीशन में है। देयर शुड बी चेंजिंग, देयर शुड बी रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। एक रिएक्शन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, हर जगह चलते रहेंगे जब तक वो लिविंग है। तो वहां पे भी कोई भी स्ट्रक्चर एक ग्रेडियंट के बाद, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम मैंने बताया था कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन है हर एक बाउंड्री के दोनों साइड में, ए और बी साइड में। अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज पोटेशियम है, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है, देयर शुड बी डिफरेंस, हमेशा एक कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा। और जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन इसलिए चलता रहेगा। इसी तरीके के सभी जो भी नीड है वो अंदर आएगा, वो यूटिलाइज होगा, फिर वो कम हो जाएगा अमाउंट में, फिर और नीड है तो और वो मॉलिक्यूल अंदर आता रहेगा। अंदर वो आया तो वो ज्वाइन करेगा, वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाएगा, किसी जस्ट सपोज कि कोई एनाबॉलिस प्रोसेस करेगा, सिंथेसिस में करेगा। तो एक एक प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट तीसरे का रिएक्टेंट हो सकता है। मतलब देयर इज नथिंग लाइक अ स्टैटिक। कोई भी चीज अगर रुक गई है, और वो स्टोरेज बॉडी में भी एक तरीके का, मैंने तुम्हें एक टॉक्सिन वर्ड बताया, ठीक है, तो आप रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसने कन्वर्जन स्टॉप कर दिया है, उसका कन्वर्जन रुक गया है, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। और जब भी इस तरीके के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट करेंगे और उनका कन्वर्जन रुकेगा, तो ऑब्वियसली कोई रिएक्शन रुकेंगे, मल्टीपल रिएक्शन पाथवेज वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके की स्थिति नहीं होती है, दैट इज द डिजीज स्टेट। अगर रिएक्शंस रुक रहे हैं, कोई भी रिएक्शन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके से डिजीज की कंडीशन हो जाती है। इज इट क्लियर? तो पहले तो ये वर्ड समझो कि व्हाट इज डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। आप बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स को एक, देखो, एक आप ऐसे समझो इसको, आई थिंक आपको कुछ हम डेली रूटीन के एग्जांपल्स देते हैं। जैसे जैसे सपोज आपने एक क्राफ्ट बनाने जा रहे हो और आपने कई सारे पेपर लाए, आप चार्ट साइज के पेपर लाते हो, अभी तो वो ग्लिटर्स वाली भी चीजें आने लगी हैं। तो आपने एक पेपर लाए, एक पेपर से या सपोज एक जैसे कई पेपर लाए, ठीक है, क्योंकि पेपर है, यूज हो जाएगा। तो उस तरीके से आप दो तीन फ्रेंड बैठे हो और आप लोग क्राफ्ट बना रहे हो, और आपने बोला तुम इस पेपर है, अरे ये ग्रीन कलर का है, इसका तुम कुछ ऐसा कटिंग करो कि हम जो क्राफ्ट में पेड़ पत्तियां बनाने वाले हैं ना, उसमें ये यूज हो जाए। ओके, ए लग गया उस काम में, ध्यान से सुनना। बी को आपने ब्लू कलर का दिया और कहा कि समथिंग लाइक ऐसी कटिंग करो जिसपे स्काई को हम एक तरीके से स्काई को शो कर पाए, और उस पे क्लाउड अपन थोड़ा कॉटन यूज करके क्लाउड बनाने की कोशिश करेंगे। बी उस काम में लग गया। सी को बोला गया कि तुम ब्राउन कलर का पेपर लो और इस पे कुछ एडिशनल ग्रीन, ब्लू, रेड सब यूज करके एक छोटा सा मॉडल हाउस बना, जिसको हम साइड में रखेंगे।
ठीक, तो पेपर सभी थे, सभी पेपर थे। ए ने जो लिया वो भी पेपर है, बी ने जो लिया वो भी पेपर है, सी ने जो लिया वो भी पेपर है। ठीक है, सब अपने क्राफ्ट के अकॉर्डिंग इस पेपर को कट करेंगे, चेंज करेंगे और कोई रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके हो सकते हैं एक एक कुछ टुकड़े बचे थे उसको सी ने यूज कर लिया। तो सी क्या करेगा कि सी बी के टुकड़े को भी यूज कर रहा है, इसने एक असेंबली करी और एक नया कुछ अलग प्रोडक्ट बना दिया। समझ रहे हो? तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो वहां पे बन रही है, हो सकता है अब ये तो यहाँ पे पेपर था यूज हो गया, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट का ग्लूकोज, जस्ट सपोज अब आते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल को पॉइंट में लेते हैं कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए, सेल को चाहिए। ठीक है, सेल को प्रोसेस करना है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी तो ग्लूकोज चाहिए। तो ये ग्लूकोज हमेशा सेल के अंदर है, लेकिन एक ही ग्लूकोज हमेशा नहीं है। ग्लूकोज एंटर किया, ग्लूकोज आगे बढ़ गया, ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुवेट बना, लैक्टिक एसिड साइकिल में गया तो लैक्टिक एसिड बनेगा, आगे गया तो आगे प्रोसेस हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी उससे रिलीज मतलब एनर्जी रिलीज होगी, उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ग्लूकोज तो सेल के अंदर रहेगा। समझ में आया? हम्म, समझ में आ रहा है बात? तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस चल रही है, जैसे ये एक एनिमेशन देखो कि टॉम एंड जेरी कार्टून को लेके शो किया जा रहा है कि इसने कुछ खाया, उसको खाते ही उसको प्रोसेस कर दिया तो वो चेंज हो गया। लुक एट हियर, ओके, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो डायनामिक शो करेगा। तो हर बायोमोलिक्यूल किसी बायोमोलिक्यूल से बन रहा है, और जो बायोमोलिक्यूल बन रहा है वो किसी और बायोमोलिक्यूल को बना रहा है। देयर इज ऑलवेज इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। समझ में आ रही बात? समझ में आई? हम्म, ओके। तो ग्लूकोज जरूर है, लेकिन एक ही ग्लूकोज आके बैठ गया है ऐसा नहीं होगा। ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज प्रपोज होगा, कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज किसी अनदर पाथवे में जाएगा, और देयर इज नॉट अ सिंगल डायरेक्शन कि ग्लूकोज हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस में ही जा रहा है। ओके, अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पाथवे आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम आपको पाथवेज दिखाएंगे जिसमें आप मल्टीपल डायरेक्शन देखोगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होते वक्त जो इंटरमीडिएट है वो भी कहीं और जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा घर से कैप्सूल आने का एक रोड है, एक मेन रोड है, लेकिन आप उस मेन रोड की किसी गली को यूज करके आप और कहीं भी जा सकते हो, इस मेन रोड की किसी गली को यूज करके आप कहीं और जा सकते हो, और आगे से मुड़ गए तो आप कैप्सूल के पास पहुंच गए थे, लेकिन आप कहीं और यहाँ किसी फ्रेंड को कलेक्ट करने चले गए। तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि एक डायरेक्शन में भी चलें और बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शन को भी ले लें। तो ये कैसा हुआ? डायनामिक हुआ। ठीक है, सेम वे में जैसे कि ट्रैफिक दिख रहा है, ट्रैफिक चौराहा है, चौराहे पे आपको हमेशा गाड़ियां दिख रही है, कार आप बोलोगे तो कार इज कॉमन थिंग ऑन द रोड, बट एक ही कार वहां पे खड़ी है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खड़ी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, वो नहीं कह रही हूँ मैं, एक रनिंग ट्रैफिक की बात कर रही हूँ, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे फोर व्हीलर्स जा रहे हैं, टू व्हीलर्स जा रहे हैं, दैट इज अ कॉमन पॉइंट, ओके, कॉमन स्टेटमेंट। लेकिन एक ही टू व्हीलर, एक ही कार वहां सुबह से शाम तक खड़ी हो, रुकी रहे, ऐसा नहीं होगा नॉर्मल केसेस में। तो समझ में आया डायनामिक स्टेट क्या है? अब सेंटेंस को तोड़ते हैं। ठीक है, पहले बेसिक समझ में आना चाहिए, कोर ये क्या है, क्या रहा है। अब सेंटेंस को तोड़ते हैं। अब तुम्हारी सारी कारें, तुम्हें समझ लेना कि कोई कोई मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है, टू व्हीलर कोई मॉलिक्यूल है, थ्री व्हीलर ऑटो वगैरह कोई मॉलिक्यूल है, इस तरीके से इमेजिन करना और सेंटेंस को समझते चलो। What we have learned till now is that living organisms, be it a simple bacterial cell, a protozoan, a plant or animal, this is diversity of living organisms. कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ओके बेटा, आप बैक्टीरियल सेल की बात कर लो, आप प्रोटोजोआ की बात कर लो, प्लांट की बात कर लो, एनिमल की बात कर लो, या फंजाई को क्यों छोड़ दिया, फंजाई की बात करो। ठीक है, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे थे। These compounds are biomolecules, फिर से लिख दिया, याद करा रहा है आपको। These compounds are biomolecules are present in certain concentration। लाइन है, डायरेक्ट लाइन उठ के आ रही है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक है, इनको एक्सप्रेस किया जाता है मोल्स पर सेल और मोल्स पर लीटर, यूनिट है।
हाईलाइट कर लो, मोल्स पर सेल एंड मोल्स पर लीटर. One of the greatest discovery ever made was the observation, ठीक है, observation that all these biomolecules have a turnover. Have a turnover मतलब उनके अंदर टर्निंग की एक कैपेसिटी होती है, वो टर्न हो रहा है, अपने रूप को बदल रहे हैं. वो या तो बड़े से छोटे छोटे मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल जनरेट कर दे रहे हैं, या कोई बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जनरेट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वाज, यहां से हाईलाइट कर लो. ठीक है, ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर. ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर. जो आप बायोमोलिक्यूल्स के रेंज पढ़ रहे हो, चाहे माइक्रो बायोमोलिक्यूल हो जाए या मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाए, उनके फॉर्मेशन का एक टर्नओवर है कि वो कितने अमाउंट में बन रहा है, कितने अमाउंट में यूज हो रहा है, किस किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है. ओके बेटा, क्लियर है? ठीक है, दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड. अगेन अंडरलाइन, biomolecules are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecule. Is it right statement or wrong statement? इस तरीके से आके आ सकता है. एकदम ध्यान से पढ़ो. They are constantly being changed into some other molecule and also made from some other molecule. ओके वो रिप्लेस हो रहा है ना. ग्लूकोज एक जो अंदर आया था वो यूज हो गया, तो उसको आपको ग्लूकोज दिख रहा है, इसका मतलब जो यूज हो गया उसको किसी ने रिप्लेस किया, तो रिप्लेस में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दिख रहा है. ग्लूकोज ए ग्लूकोज यूज हो चुका है, उसको रिप्लेस किया बी ग्लूकोज में. ठीक है, ए ग्लूकोज अपने आप को चेंज कर चुका है पायरुविक एसिड में, एसिटाइल कोए में, किसी भी फॉर्म में वो वहां पे सेल में प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ, एसिटाइल कोए भी एक बायोमोलिक्यूल है, पायरुवेट भी एक बायोमोलिक्यूल है, तो उसने नए बायोमोलिक्यूल को भी बनाया और खुद को चेंज भी कर रहा है. ओके, दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग, this breaking and making is through chemical reactions constantly occurring in living organisms. ओके, कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है. ये अब किस तरीके के रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहे हैं, कौन से ज्यादा होंगे कौन से कम होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स एंड देयर सेल्स. उसमें कौन से सेल इन्वॉल्व है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे वहां पे रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल्स रिएक्शन है जो एक कांस्टेंट रेट से चल रहे हैं, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन बना के रखना हो. एक अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑलवेज शुड बी देयर. ठीक है, एक टेस्ट होता है मेडिकल में, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट. सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस बॉडी में कितने प्रेजेंट हैं ये ब्लड से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है. ओके, तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के भी एक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, ताकि नॉर्मल बेसिक जैसे कुछ भी नहीं, तो आप सेलुलर रेस्पिरेशन तो सभी लोग सारी सेल कर रहे हैं. हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उन जगह पहुंच रही है, और वहां पे वो प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब यूज हो रही है. ओके बच्चा, क्लियर है? टुगेदर ऑल दीज केमिकल्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो सिंथेसिस, ठीक है, क्या लाइन लिखा था यहाँ पे, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ना. ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन, मतलब इनसाइड अ सेल ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन takes place in living organism is known as, together they call metabolism. वही कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, कैटाबॉलिज्म कट कर देना कैटा, ठीक है, एना एडिशन कर देना एना. Each of metabolic reactions result in the transformation of biomolecule. Again दिए इस स्टेटमेंट भी क्वेश्चन है. हर मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट्स क्या कर रहा है, वहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है. अगर आप बेसिक प्रोसेस बोले, आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि कौन सा बायोमोलिक्यूल कौन सा पाथ पे चल रहा है, बट एक कॉन्सेप्ट वहां पे कांस्टेंट है कि देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है,
ओके बेटा, जैसे जस्ट सपोज आपके घर में कोई फूड बन रहा है, कोई खाना बन रहा है, उसमें इंग्रेडिएंट में आपने सूजी यूज किया, सूजी जानते हो, या चलो चावल यूज किया, ठीक है। तो चावल की वैरायटी है कि आप चावल से पुलाव भी बना लो, आप चावल से प्लेन राइस भी बना लो, आप चावल से जीरा राइस भी बना लो, आप चावल से खीर भी बना सकते हो। समझ रहे हो? तो एक चावल कई डायरेक्शन में यूज हो गया। इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या बनाने चाह रहे हो। उसी तरीके से चावल का फॉर्म तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बायोमोलिक्यूल जो बना था वो एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता, वो कई सारे मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकता है, उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, और कलेक्टिवली जो सारे पाथवेज चल रहे हैं, जो सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, क्लियर है? मार्क हुए एनसीईआरटी। Now what? A few examples for such metabolic transformation are, हाईलाइट करो। रिमूवल ऑफ, एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्ट पूछ सकता है कि गिवन एग्जांपल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। अ रिमूवल of CO2, carbon dioxide from amino acid. Amino acid, making an amino acid into an amine. अगर अमाइनो ग्रुप से जो COH ग्रुप है वहां से अगर आप CO2 को निकालते या R चेन है वहां से आप निकालते हो, मतलब किसी भी प्रोसेस से CO2 को अगर आपने बाहर रिलीज करा लिया उससे, तो अमाइनो एसिड नहीं रहेगा, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अमाइन में। बस हाईलाइट करके ये एग्जाम्पल निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे क्या था? CO2। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, जो आपने एडनिन AGCT देखा ना, उनमें से अगर आपने अमाइनो ग्रुप को निकाल लिया, तो अमाइनो ग्रुप के निकलते ही ऑब्वियसली वो न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा, ठीक है। वो नाइट्रोजनस बेस नहीं रहेगा। हाइड्रोलिसिस, एक रिएक्शन ये हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को आप हाइड्रोलाइज कर लो, अब यहाँ पे लिखा है इन अ डाइसैक्राइड, ठीक है। एक डाइसैक्राइड में आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? बताओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ glycosidic bond in a disaccharide result in the formation of what? मोनोसैक्राइड। वेरी गुड। बाकियों को क्या हुआ? समझ में नहीं आया? ये क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने पूछ दिया। अगर डाइसैक्राइड को फॉर्म होना है तो वहां पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, डाइसैक्राइड को ब्रेक डाउन कर दिया है, हाइड्रोलिसिस हो गया है, तो क्या मिलेगा? दो मोनोसैक्राइड। तो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जितना भी आपको अभी तक बातें और पढ़ाई आपने यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में की, वो सभी क्या है? एक तरीके का मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही चल रहे हैं। एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन हो, एसाइलेशन रिएक्शन हो, ग्लाइकोसिडेशन रिएक्शन हो, ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन हो, सभी क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल्स। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस क्योंकि चल रहे हैं, 2000 रिएक्शंस अप्रोक्सीमेटली चलते रहते हैं बॉडी में, 3000 अप्रोक्सीमेटली एक सेल के अंदर चलते रहते हैं रिएक्शन, इसलिए हम लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन। पूरा एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में वर्क करते हैं तो कैग पाथवे करके एक सॉफ्टवेयर, एक डेटाबेस है, जिसमें हम किसी डिजीज से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को या किसी नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे की डिटेल जानना चाहते हैं कि वो कितने स्टेप की प्रोसेस है, उसमें कौन सा एंजाइम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, कैटालिटिक कर रहा है, कौन से इंटरमीडिएट उसमें बन रहे हैं, और वो इंटरमीडिएट किस किस पाथवे में जा रहे हैं। अगर हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम लोग कैग उसमें यूज करते हैं। और तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा फैक्ट बताते हैं कि हम जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली 500 इंटरेक्शन अगर मिल रहा है ना, इसको बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन मानते हैं। मतलब 500 मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की स्टडी करके अगर आपने स्टडी रिप्रेजेंट किया ना, तो दैट इज अ वेरी, मतलब यूं ही कर दिया, ऐसे ट्रीट किया जाता है, यूं ही कर दिया। तो जब मैंने एमटेक में पहली स्टडी की थी तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने थे? 542 अराउंड, ठीक है। और मैं वाइवा दे रही थी तो दे आर रिएक्टिंग लाइक कि इतना छोटा पाथवे। हाई, अभी आप लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़े होंगे, उसमें कितने हैं? 10 स्टेप प्रोसेस है, एग्जांपल भी आएगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में।
तो 10 स्टेप प्रोसेस में 10 मॉलिक्यूल 10 एंजाइम, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हो। तो आप समझो कि वहां पे एक पाथवे को, एक सिंगल पाथवे को और इंटरेक्शन उसके शो कर रहे हो और सिर्फ 500 इंटरेक्शन आए, तो वो कैसे लिया जाता है कि बहुत ही छोटा पाथवे है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें ये आइडिया लगे कि अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो अलग अलग पाथवे में ट्रैवल कर जाते हैं। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो लिखा है, वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल्स। Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reaction. अगर आप metabolic reactions को एक living word जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे living की properties आपको देखना है, तो वहाँ पे metabolism एक property की तरह देखेंगे कि metabolism is a defining property of living organism, ठीक है। छोटी क्लास में भी हो सकता है ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एदर यू टॉक अबाउट द सिंगल सेल और यू टॉक अबाउट द हायर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर वो लिविंग है तो वहां पे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होगी। दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अब हमें पता है कि अंदर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं वो रिएक्शन, ये भी है। लेबोरेटरी में भी हम आइसोलेट करके उस रिएक्शन को कर सकते हैं जो सेल के अंदर चल रहा है। तो एक कॉन्ट्राडिक्ट वहां पे वो स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ता है कि आइसोलेशन में दीज रिएक्शंस, ये रिएक्शंस एक जो पूरा पाथवे है वो आइसोलेशन में आप निकाल के बाहर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक दो रिएक्शंस को यू कैन परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बट आर ऑलवेज लिंक टू सम अदर रिएक्शन। समझ में आया? ये रिएक्शंस कभी भी ऐसे, एक तो सेल में ये अकेले नहीं चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे मीनिंग है, और दूसरा मैंने जो आपको रिलेट कराया है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये नॉन लिविंग के अंदर मतलब टेस्ट ट्यूब में भी इस रिएक्शंस को आप कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल कहो कि आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सारे रिएक्शन कर रहे हो, तो दैट इज नॉट ट्रू। ओके, ये डू नॉट अकर इन आइसोलेशन इज फर्दर इनसाइड द सेल, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज टूटने लगा तो पायरुविक एसिड बन के वो आराम करने लगेगा, वो आगे जाएगा ही जाएगा, उसका पाथवे कंटिन्यू होगा। बट आर ऑलवेज लिंक्ड, ये जो ऑलवेज लिंक्ड है ना, ये हाईलाइट कर लो, टू सम अदर रिएक्शन। इन अदर वर्ड, metabolites are converted into each other. Metabolite क्या है? Product of metabolic reactions is known as metabolite. Are converted into each other in a series of linked reaction. हमेशा reaction क्या होंगे? एक सीरीज में होंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर पाथवे को एक नेम देते हो कि ये पाथवे ऐसा चलेगा, इस सीरीज को फॉलो करेगा, तभी वो पाथवे क्या होगा? ये पर्टिकुलर पाथवे होगा, ठीक है, कॉल्ड मेथड। अगर आप उसी को फिर स्पेसिफिक पाथवे कह देते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेते हुए चल रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, तो ये सभी क्या है? पाथवेज है। दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। अभी एग्जांपल भी दिया हुआ है जो कल भी हमने आपको बोला था और अभी फिर बता रहे हैं हम आपको। इन अ सिटी दीज पाथवेज आर एदर लीनियर और सर्कुलर। लीनियर मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या है? लीनियर पाथवे, ठीक है। ग्लूकोज टूटना स्टार्ट होगा तो वो पायरुवेट की तरफ जाएगा, इसमें बीच में रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, लेकिन ये क्या है? लीनियर है, एक पूरा पाथवे एक डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन क्रेब्स साइकिल, जब आप साइकिल बोलते हो, कैल्विन साइकिल, तो दे आर साइक्लिक पाथवे, ठीक है, जहां से स्टार्ट होंगे उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट बेटा समझो, ठीक है, ध्यान रखना है। ये फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपसे खुद पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर और सर्कुलर पाथवेज। तो आपको याद रखना है सर्कुलर पाथवे कैसा होगा? हमेशा वो मॉलिक्यूल फ्री रहेगा जहां से एंटर करके, जैसे जस्ट सपोज कि आपके घर में पार्टी हो रही है और आपके मम्मी पापा की गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो गेस्ट को वो रिसीव करेंगे, वहां पे एक साइक्लिक आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि रिसीव करेंगे। जैसे सपोज कोई ए है, वो घर में आए तो पापा थोड़ी देर उनसे बात करेंगे, एंड उसके बाद ए अंदर एंटर कर जाएगा और वो खाना पीना खाया, मस्ती किया, घुमा घामा, डांस वांस किया, बाहर गए, ठीक है, फिर पापा उनको टाटा बाय बाय कर दो, पापा को लेके वो नहीं चला जाएगा,
समझना हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द साइक्लिक। जो लिया था जहां से स्टार्ट होगा ना वो स्टेप, ए अंदर गया, अंदर उसने वर्क किया, पी उसको हेल्प किया, उसने पार्टी दी, क्लियर। लेकिन ऐसे नहीं कि ए जाते वक्त पी को ले जाएगा, या पी का कन्वर्जन हो, कन्वर्जन होके उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेट होगा मतलब पापा भी यहाँ पे कुछ भी करें लेकिन वो पापा वहीं पे रहेंगे और पार्टी खत्म होने पे वो सबको बाय बाय भी करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथवे, साइक्लिक पाथवे। इज इट क्लियर? तो वन डायरेक्शनल एंड साइक्लिक। समझ में आई बात? टफ तो नहीं लग रहा? बेसिक्स फंडामेंटल्स बता रहे बेटा, कोई पाथवे तो देख ही नहीं रहे अभी। ओके गुड, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग लगना भी चाहिए, सबको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ये इन्हीं के अंदर तो आपकी मेडिकल फील्ड छुपी हुई है बेटा, बायोकेमिस्ट्री में ही सब ट्रुथ है। सारे रिएक्शन से ही डिजीज होंगे, रिएक्शन से ही ड्रग्स आप मेडिसिन दोगे तो उसका क्योर होगा, ठीक है। दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर, क्रिस क्रॉस समझ में आता है? देखो एग्जांपल भी दिया, दैट इज देयर ट्रैफिक जंक्शन, वही चौराहे वाली बात। एक दूसरे को कट कर सकते हैं, कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं, और एक डायरेक्शन भी रहेगा एक पर्टिकुलर पाथवे के लिए। ओके, flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic। अब जो बेटा वहां पे जो पर्टिकुलर कार चल रही है उसके पास जो इंडिकेटर है कि वो राइट लेगा टर्न, लेफ्ट लेगा टर्न, उसके अकॉर्डिंग सामने खड़ा ट्रैफिक पुलिस भी उसको डायरेक्शन दे सकता है, उसका इंडिकेटर चल रहा है तो वो राइट साइड पे जा रहा है, और उसके मूवमेंट के, उसके टायर के पोजीशन से, उसके साइड उसने कौन सा ले लिया चौराहे पे, वो राइट साइड पे है मतलब वो राइट टर्न लेगा, वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ रहा है इसका मतलब वो लेफ्ट टर्न लेगा। तो एक डायरेक्शन वहां पे चलता रहेगा, वो उस मॉलिक्यूल को पता है, लेकिन वो मॉलिक्यूल कई डायरेक्शन में जा सकता है ये भी पता है। ऑल ऑफ सडन कोई फोन आ जाए, ऑफिस से निकले घर जा रहे हैं, एक चौराहा क्रॉस ही किया था कि तब तक आ गया कि वापस आ जाओ, तो अगले जहां से भी आपको एग्जिट मिलेगा, जहां से यू टर्न मिलेगा, वहां से आपकी गाड़ी यू टर्न लेके वापस आ जाएगी। तो देयर इज ऑलवेज डिमांड एज पर रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ मैं, एज पर रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स के कन्वर्जन होते हैं और मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, कि मेटाबॉलिक पाथवे किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, the flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. This metabolites flow is called the dynamic state, अब जाके आपका पहला वर्ड मिला है, of body constituents। क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अमाउंट कांस्टेंट है लेकिन वो रुका हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है। There is interconversion, there is transformation, there is a chain reaction, there is a link reaction, there is linked pathway। ओके बच्चों, समझ में आ गया? Okay, good. What is most important is that this interlinked आपस में कई सारे लिंक बना के मेटाबॉलिक ट्रैफिक। अब देखो जैसे आप देखो अभी वाईफाई चल रहा है, अगर ये वाईफाई नहीं चलता तो हम आपकी क्लास नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाईफाई का सिग्नल एक पूरे ट्रांसपोर्टेशन, एक पूरे चेन के थ्रू आ रहा है, कहीं से इसको सप्लाई की जा रही है, कहीं पे ये सिग्नल्स आ रहे हैं तब यहाँ रिसीव होके ये वर्क कर रहा है। ओके, मेरे मोबाइल में भी आ रहा है, मेरे लैपटॉप में भी आ रहा है, मेरे टीवी में भी वाईफाई आ रहा है। तो देयर इज की वाईफाई कई डायरेक्शन में गया, यहाँ पे कई डिवाइस उससे यूज हो रहा है। तो इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ, वेल कोऑर्डिनेटेड, और वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम, एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैपनिंग। मिसहैप हुआ है मतलब डिजीज हो गई। समझ में आई बच्चे बात? जो यहाँ लाइन लिखा है, this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap, मतलब ट्रैफिक तेज है लेकिन ट्रैफिक पूरा एकदम वेल कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। अभी वहीं पे कुछ ऐसा अफरा तफरी हो जाए कि जैसे जस्ट सपोज एक 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 पोर्शन को ब्लॉक कर दिया,
ठीक है, एक तरफ से भैया मंत्री जी आने वाले हैं, उस पोर्शन को ब्लॉक कर दिया तो एक साइड में पूरा चीज रुक जाएगा। अब लोग कई सारे स्ट्रीट्स गलियों को यूज करेंगे और वहां से जाने की कोशिश करेंगे, तो देयर इज नो लाइट की राइट जाओ लेफ्ट जाओ, कोई कहीं जाएगा, जाम लगेगा, ट्रैफिक लगेगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से लिविंग सेल के अंदर है, अगर इसमें मिसहैपनिंग हुई, इसका मतलब दिस देयर इज अ डिजीज कंडीशन। तो for healthy condition, no a single reported mishap for healthy condition. Another feature of these metabolic reaction is that every chemical reaction is a catalyzed reaction. जो हम तुम लोग को बार बार कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन बॉडी में या सेल के अंदर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नहीं चल रहा है। तो ये सब पॉइंट्स है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस है, मार्क कर लेना अच्छे से। There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. Living system याद रखें, लेबोरेटरी में हो सकता है कैटालिटिक एक्टिविटी ना करनी पड़े, लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर वहां पे हमेशा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Okay, there is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. Even carbon dioxide dissolving in water, a physical process, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, नेचर में भी हो रही है, आप इन्वायरमेंट में भी देखते हो तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन अगर ये प्रोसेस इनसाइड अ सेल होना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल, सेल में रिलीज होगा, वेस्ट है हमारे लिए, CO2 वेस्ट है, CO2 अगर डिपॉजिट होने लगा तो दैट इज द टॉक्सिक कंडीशन फॉर अस। तो हम थोड़ी देर ब्रीदिंग अपनी रोक के समझो, अभी समझ में आ जाएगा। आप एक्सहेल मत करो, इनहेल करके ब्रीदिंग को रोक लो, समझ में आएगा CO2 हमारे लिए कितना टॉक्सिक है। तुरंत आपको एकदम अभी तुरंत ही पता चलेगा, विद इन 30 सेकेंड, किसी की लिमिट होगी 20 सेकेंड, कोई 1 मिनट भी रोक लेता है सांस, जितनी जिसकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से वो आ जाता है। बट अब थोड़ा सा ब्रीदिंग अपना स्टॉप करके देखो, तुरंत वहां बॉडी में डिपोजिशन ऑफ CO2 और ऑक्सीजन की कमी आपको फील होगी, और तुरंत आप ब्रीद इन करना चाहोगे, ब्रीद आउट करोगे पहले तेजी से और उसके बाद सांस लोगे जोर से। एकदम ऐसा नहीं कि सांस रोक के बैठ जाने, भाई सब अपना ध्यान रखना। इवन CO2 डिजोल्विंग इन वाटर, तो वाटर मतलब अपने तो बॉडी में हर जगह वाटर है, क्लियर। अब सेल से बाहर आएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आर्टरी मतलब वेन्स के अंदर आएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा। CO2 की बात करें तो वो वेन्स के थ्रू बहता है, मतलब आता है, तो ब्लड में आया, ब्लड से लंग्स की तरफ जब मूव कर रहा है तो अगेन वहां लंग्स के अंदर भी वाटर है। ठीक है, तो आपको पूरा एक वाटर वाला सिस्टम मिल रहा है, लेकिन ये मूवमेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन विदाउट कैटालिस्ट प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चा, लेकिन आप CO2 को आप देख सकते हो कि आपके एटमॉस्फेयर में भी CO2 है, और वहां पे वो फिजिकल प्रोसेस की तरह विदाउट कैटालिटिक एक्टिविटी भी डिसॉल्व हो रही है, इज अ कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। द कैटलिस्ट which hasten mean fast, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेड, मतलब hasten the rate of a given metabolic conversion are also protein. The catalyst which hasten the rate of a given metabolic conversion is are also proteins. तो मतलब ये क्या कह रहा है कि प्रोटीन्स के कई सारे रूप आपने पढ़ लिए, देख लिए, लेकिन यहाँ पे जो कैटालिटिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं उसमें भी मोस्ट ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी, या जनरल हम जब तक राइबोसोम की बात नहीं करते हैं तब तक कैटालिटिक एक्टिविटी करने वाला मॉलिक्यूल जो है दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा है? प्रोटीन। समझ में आया? दीज प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। ओके, तो एक स्टेटमेंट आता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट द एंजाइम्स। इस तरीके के भी एक स्टेटमेंट आते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन है, क्योंकि इसमें राइबोसोम को इस स्टेटमेंट को बोलते वक्त यूज नहीं करते हैं। तो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, these proteins which with catalytic power, तो ये प्रोटीन में क्या खासियत आ गई? प्रोटीन कैसे अलग अलग जगह आपने देखे ना कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन थे, इंटीग्रेटेड प्रोटीन थे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन की बात हो गई, मायोग्लोबिन की बात हो गई, क्लियर।
ग्लोबुलर प्रोटीन में आपने देखा था ये एग्जांपल। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आपने कैरेटिन की बात की थी। फिर अभी कल ही केसिन आया था। डाइजेस्टिव प्रोटीन मतलब मिल्क प्रोटीन में आपका केसिन आया था। तो यू कैन सी कि देयर इज ह्यूज रेंज ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस है उनके, वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रोटीन है, मतलब प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन है। तो कई जगह प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन, ये एंजाइम्स कैसे कहला रहे हैं? वो प्रोटीन, वो स्पेसिफिक प्रोटीन जिनके पास कैटालिटिक पावर है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और मेनली हम ज्यादा करने वाली बात करते हैं, तो उस केस में हम उनको क्या बोलते हैं? वो प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? एंजाइम्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबका मार्क हो गया एनसीईआरटी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम फिनोमेना कह रहे हैं, एक सेल के अंदर अगर आप देखना चाहो तो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर एंटर कर रहा है, प्रोसेस होता है, सारे पाथवेज कन्वर्ट करेगा, कंडक्ट करेगा, एंड उस पाथवेज के ही ड्यूरेशन में देयर इज द वेस्टेज। वेस्टेज होंगे, उनको रिमूव करना होगा, वो एक्यूमुलेट हो गए तो टॉक्सिक कंडीशन। ओके, तो एनाबॉलिस क्या है? सिंपल, एक यहाँ पे तुम और एक टर्म लिया जाता है, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, कन्वर्जन ऑफ सिंप्लेक्स, सिंपलर मॉलिक्यूल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनाबॉलिस। ओके, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन एनाबॉलिस होता है, और इसी का हम रिवर्स कर दे, कॉम्प्लेक्स को तोड़े हम सिंप्लेक्स में, तो दैट इज नोन एज कैटाबॉलिस। ओके, तो सिंपल सी थ्योरी है कि एनाबॉलिज्म होगा तो हीट यूज होगा, कैटाबॉलिज्म होगा तो हीट रिलीज हो। ठीक है, जब भी सिंथेसिस करनी होगी तो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे, कुछ एनर्जी लोगे तो जोड़ोगे, वो मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे। कैटाबॉलिज्म के लिए तोड़ोगे, और तोड़ोगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। सिंपल सी मैकेनिज्म, फिर से हम तुम्हें वही बेसिक एक रिएक्शन से याद दिलाते हैं कि फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से स्टार्च, आप उसी स्टार्च को खाते हो तो अगेन स्टार्च से सुक्रोज, सुक्रोज से ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, वही ग्लाइकोलिसिस साइकिल, और उसके बाद वो पूरी प्रोसेस में आप उसी एनर्जी को रिलीज कराते हो। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या किसी किसी एनाबॉलिज्म में हो सकता है कि एनर्जी रिलीज भी हो रही है, मतलब प्रोडक्ट, आप ऐसे समझ लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लेवल में एनर्जी का लेवल क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा, तो उसमें रिलीज भी हो सकता है। बट जनरली अगर हम जनरल टर्म बात करें तो एनाबॉलिज्म में रिएक्शंस में एनर्जी यूज होगा, और कैटाबॉलिज्म में रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एटीपी को कन्वर्जन, इट इज लाइक कि आप कोई कॉस्ट पे करोगे ना। पहले भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइम में बताया हुआ है कि किसी प्रोसेस को करना है, आप फास्ट करना चाह रहे हो, चीजों को यूज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो? यू यू आर रेडी टू हायर समवन। आप कोई सोर्स लेना चाहोगे, किसी चीज को आप हायर कर रहे हो, तो वो एक तरीके की कॉस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिखाया हुआ है कि कैटाबोलिस से आप उसी मॉलिक्यूल से एटीपी को निकाल रहे हो, और फिर उसी सेल में एनाबोलिस में एटीपी को यूज कर रहे हो, और फिर से स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर दे रहे हो। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, they perform anabolic reaction and they form the larger molecules for cytoplasmic membrane, cell wall, ribosomes. ओके, और कैटाबॉलिज्म होगा तो लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कोई भी एग्जांपल जो अभी तक आप पढ़े उसको यहाँ पे फिट कर सकते हो आप। मोनोमर से पॉलीमर का बनना, पॉलीमर से मोनोमर का टूटना। ओके बेटा, तो आप नॉर्मली आप डेली रूटीन में क्या करते हो? आप एक बार खाना खा लेते हो तो आपके अंदर केमिकल एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती रहती है। क्या वो जो न्यूट्रिएंट अंदर गया है उसके अंदर एनर्जी सेव है, उसी को डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करते हैं, फिर यूटिलाइजेशन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को फिर सेल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए फर्दर यूज करता है।
ठीक है, एक जनरल आप देखो कि आपने सुबह से खाना खाया तो ब्रेकफास्ट लिया तो थोड़ी देर तक आप एक्टिव रहोगे, और आप कुछ काम वाम कर रहे हो, आपके अंदर यूज हो रहा है, फिर आप ऑल ऑफ सडन यू विल फील कि आप डाउन फील कर रहे हो, तो आप जाते हो कुछ और खाते हो, फिर से एनर्जी फील करते हो। ठीक है, तो एक कंटिन्यू ये डेली रूटीन की प्रोसेस आपकी यही चल रही है। ओके, ठीक है, इसी प्रोसेस में कुछ हम यूटिलाइजेशन करते हैं, कुछ वेस्ट होता है, तो दैट इज सिंपल मेटाबॉलिज्म। अब कह रहा है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ऑब्वियसली हमने बताया तुम्हें कि मेटाबॉलिक इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ रहे हो ना, डिफाइनिंग मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म चलेगी। जैसे हम बोले कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? रिप्रोड्यूस करना ये लिविंग का टेंडेंसी है, लेकिन जस्ट इन योर सोसाइटी देयर इज अ स्टेराइल कपल, कोई कपल है जिनको बेबी नहीं हो रहा है, तो आप ये तो नहीं डिक्लेयर कर दोगे कि वो लिविंग नहीं है। तो एक्सेप्शन है, उस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है, वो प्रॉपर्टी लिविंग की है कि लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दैट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो भी वो लिविंग है, वो अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेगा, तब उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आई बच्चा? तो मेटाबॉलिज्म कैसा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, विदाउट एक्सेप्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इसको भी हाईलाइट कर लो। फिर आज देखते हैं कहाँ तक होता है। एंजाइम्स कल ही देखेंगे, आज अगर नहीं होता है ज्यादा तो टेस्ट भी है तुम लोगों का। वैसे भी ये काफी हैवी हैवी कॉन्सेप्ट है, अगर इनको आप अपने लाइफ में आज फाइनली एक सेट कर लोगे ना, तो इस पे बहुत सारे कहते हैं ना कि ये बेस हो जाएगा, और बहुत सारी बिल्डिंग्स आप खड़े कर सकते हो। कल को आप कोई भी बड़ा पाथवे पढ़ोगे, कोई भी बड़े डॉक्टर बन जाओगे, तो आपको एक टाइम ये याद आएगा कि एक दिन तो ऐसा था जब आपने इसके बेसिक्स पढ़ रहे थे। ओके, तो एकदम क्लियर होना चाहिए, कम पढ़ो लेकिन क्लियर पढ़ो। मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर, जो अभी एक छोटा सा हमने एक शो किया डायग्रामेटिक कि सिंपलर फॉर्म कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको क्या बोल दोगे? एनाबॉलिक। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। अब फिर से एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन किया जा सकता है, एक एसिड है एक कोलेस्ट्रॉल है बेटा। ओके, जो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड पढ़ना तो ग्लाइकोलिसिस है, लेकिन उस पायरुविक एसिड यहाँ पे होना चाहिए ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड एंड देन पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। यहाँ बीच में पायरुविक एसिड आना चाहिए, उसने डायरेक्ट एक पाथवे ले लिया लैक्टिक एसिड का, जिसका एग्जांपल दे दिया स्केलेटल मसल। हम लोग के स्केलेटल मसल्स जो होती है, स्केलेटल मसल मतलब जो बोन्स के साथ फंक्शन कर रहे हो, जो बोन, जैसे आप अपना हाथ मूव कर रहे हो, आप फिंगर से अभी नोट कर रहे हो, पेन चला रहे हो, तो आपकी बोन्स मूव कर रही है। ठीक है, तो बोन्स मूव करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? मसल्स हेल्प कर रही है। तो वो मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, दे आर द स्केलेटल मसल्स। एंड स्केलेटल मसल्स, आप बहुत तेजी से काम करते हो, तो स्केलेटल मसल्स को गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है कि दे कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन टू। आप सांस कम ले रहे हो, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि स्केलेटल मसल लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, एंड दिस इज द पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसको नहीं समझ में आया वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, ये हमने एक इंफॉर्मेशन दी है जो आपको फिजियोलॉजी में पढ़ना है। और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन,
पायरुविक एसिड दोनों केस में बनेगा। पायरुविक एसिड अल्कोहल के फॉर्मेशन में चला गया, अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में चला गया, मैंने बताया ना। अब देखो, एक ही पायरुविक एसिड बना, दो मॉलिक्यूल बनता है, वैसे हम बता रहे हैं अभी कि एक पायरुविक एसिड बना, इस पायरुविक एसिड के 3 फ्यूचर है। ये जा सकता है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में, जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो, फर्दर फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे चलेगा, नीचे आएगा। ठीक है, फिर लैक्टिक एसिड सिंथेसिस कर सकता है, तो एनारोबिक हो गया। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एनारोबिक हो गया। एंड यही पायरुविक एसिड जाके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो ईस्ट वगैरह से यूज करके आपकी बेकरी ब्रेवर्स इंडस्ट्री में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। बस रिलेट करो, अभी सब कुछ समझ में आ जाए, इतना जादू नहीं हो जाएगा, बस रिलेट करो, चीजें समझ में आ रही है ना। तुम्हें क्रैब साइकिल अभी नोट करना है ना, लैक्टिक रेसिड्यूज का पाथवे समझना है, नहीं पायरुविक एसिड के ये तीनों रूप समझने हैं। बस ये मैंने बताया कि जैसे तुम हो, तुम अभी फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, बायो भी पढ़ रहे हो, कुछ और एडिशनल तुम्हारी हॉबी है, कोई नॉवेल भी पढ़ सकते हो, कोई साइंस फिक्शन मूवी भी देख सकते हो। तो यू हैव मल्टीपल डायरेक्शन कि आप अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए आप क्या यूज कर रहे हो। समझ में आया? तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यहाँ पे ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड क्यों लिखा हुआ है मैम, ग्लूकोज से तो पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड के आगे स्कोप है, फिर लैक्टिक एसिड बनता है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, तो इतना यूज कर लेना, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड एंड देन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। The former cases are called biosynthetic pathways और एनाबॉलिक पाथवे, जिसमें सिंथेसिस हो रहा है, उसमें उस पाथवे को हमने क्या बोला, मतलब एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द एनाबॉलिक पाथवे, यहाँ सिंथेसिस हुआ। The latter constitutes degradation and hence are called catabolic pathway। सब समझ में आ रहा होगा अब तो तुम लोग को, किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? जिसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल ए प्लस बी मिलके रिएक्टेंट हैं, ये सी को बना रहे हैं, दिस इज एना। सी ब्रेक डाउन कर गया, मतलब इसका रिवर्सिबल चल गया और ए और बी बन गया, दिस इज कैटा। सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स एना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर कैटा। ओके, एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी को यूज करेगा क्योंकि बॉन्ड बनाना है। अभी देखा ना हमने कि कोई भी मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है तो बेटर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी लगेगी, प्रोसेस चल रहा है, उसके पीछे एक रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन में एंजाइम यूज होगा, एनर्जी यूज हो रही है, तब तो वो प्रोसेस चल रही है। ओके, तो एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। Assembly of a protein from amino acid requires energy input, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी एक अमाइनो एसिड से जुड़ते 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 पूरी चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनेगी। इवन तुम तो और आगे से पढ़ चुके हो, अल्फा बीटा चेन भी बन रही है, और क्वाइलिंग हो रही है, सुपर क्वाइलिंग हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, देन टर्सरी स्ट्रक्चर है, देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। तो पूरे ही प्रोसेस में क्या है, एनर्जी यूज होती जा रही है और कंफर्मेशन चेंज होता जा रहा है, फंक्शनैलिटी आती जाएगी, फॉर्म मॉडिफाइड हो रहा है, उसमें कोई एडिशनल कंपोनेंट चाहिए। जैसे तुमने हीमोग्लोबिन में देखा हीम ग्रुप अटैच था, ठीक है, तो दो अल्फा दो बीटा चेन है और हीम ग्रुप हर एक अल्फा बीटा के साथ अटैच्ड है, तो दैट प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो गया, एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। समझा बच्चा? क्लियर? ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। For example, when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, एक मिनट सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। द एनर्जी इज लिबरेटेड, लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में फॉर्म हो रहा होगा, तो क्या होगा, वहां पे एनर्जी लिबरेट होगा, क्योंकि दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम एनर्जी के लिए ही तो कर रहे थे, बट दोनों के ऑक्सीजन को यूज करके और विदाउट ऑक्सीजन कंज्यूम
दोनों ही पाथवे में ह्यूज डिफरेंस है, ये सब आप सेलुलर रेस्पिरेशन में डिटेल में देखो। This metabolic pathway from glucose to lactic acid which occurs in 10 metabolic steps is called glycolysis। फिर से ये गड़बड़ किया है, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड ये होती है 10 स्टेप प्रोसेस, तो बस आप मार्क कर लो। ओके, glucose to pyruvic acid which occurs in 10 metabolic steps is called glycolysis। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता होता है कि अब ये ब्रेक डाउन होने में एनर्जी रिलीज होने वाली है, उसी को ट्रैप करके उसको एनर्जी को फॉर्म करना होता है। लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। पढ़ा है ना, एएमपी, एडीपी, एटीपी। हायर एनर्जी किसमें है, एटीपी में। कैसे, फॉस्फोराइलेशन होता जा रहा है किसका, एडेनिन का मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन, एडेनिन का फॉस्फोराइलेशन, एडेनिन मोनोफॉस्फेट पे एक फॉस्फेट और लाना, एएमपी का फॉस्फोराइलेशन, एडीपी में कन्वर्जन, एडीपी का फिर से फॉस्फोराइलेशन कर देना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। पढ़ाया हुआ है सेल में, इसलिए सेल को ऐसे खींच के पढ़ा रही थी मैं, डिटेल्स बता रही थी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो जो इस तरीके से पी 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 जुड़ रहा था, 3 बॉन्ड और सबकी अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा बीटा गामा बॉन्ड एनर्जी बताई हुई है, उन सब चीजों को लाओ दिमाग में। तो नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी। एज एंड व्हेन नीडेड, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी, दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज, एटीपी को यूज किया जाता है फॉर द बायोसिंथेटिक पाथवेज, ऑस्मोटिक जो आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हो, एंड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो भी ये एटीपी यूज होंगे, दैट वी परफॉर्म। The most important form of energy currency in living system is the bond energy in a chemical called adenosine triphosphate, ATP। फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। कोई क्वेरी, कोई क्वेरी यहाँ से? एक मिनट सब लोग रिप्लाई करो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जरा सब सोचो कि जो हम बता रहे हैं उसको तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो, कोई क्वेरी, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, कुछ बर्डन लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, रिलेट कर पा रहे हो ना, सब स्मूथ चल रहा है ना? ओके, गुड। सबकी एनसीईआरटी मार्क हो गई यहाँ तक? ओके, गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ लगा रखा है प्रोसेस, ताकि आप समझ सको। अब इतना बता दिया कि आपको ये समझ में आ रहा है। ग्लूकोज एंटर किया, शुगर है ग्लूकोज, और उसको कन्वर्ट कर दिया, एकदम लास्ट में एनिमेशन में देखो, एनर्जी कर दिया। यहाँ से शुगर आ रहा है, यहाँ एनर्जी हो जाएगा, ध्यान से देखो, लास्ट में वहां एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, तो शुगर से हमने एनर्जी को आइसोलेट कर लिया, और दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक, ये देखो, पाथवेज नहीं समझना है, इसलिए यहाँ पे पाथवे मैंने एंटर जरूर किया है, एक इमेज अभी दिखाती हूँ ग्लाइकोलिसिस का। बट अब क्या देख रहे हो कि ग्लाइकोलिसिस हो रही है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो पहले 3 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वहां पे फाइनली 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, उसी का आयनिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पायरुवेट। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी होता है इसमें, तो नेट गेन आपको पढ़ना पड़ता है। अब दिस इज द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ये छोटा सा पाथवे है, सबसे पहला पाथवे है, डिस्कवर्ड पाथवे है, और बहुत ही यूनिवर्सल पाथवे है। सभी सेल में ये होता है, कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन करे या एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ग्लाइकोलिसिस तो है ही, यूनिवर्सल पाथवे। फर्स्ट बायोलॉजिकल पाथवे इज ग्लाइकोलिसिस पाथवे, और दिस इज द मैंडेटरी, एकदम कंपल्सरी है ये पाथवे, अलोंग विद द एंजाइम आपको याद होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं याद करना है, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नहीं लेना है, जस्ट हम ये पाथवे आपको क्यों दिखा रहे हैं, 10 स्टेप पाथवेज है, इसमें कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन है, कुछ वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, कहीं पे एटीपी यूज हो रहा है, देखो कहीं पे एटीपी यूज हो रहा है कहीं पे एटीपी रिलीज हो रहा है। मेरी आवाज चली गई
ओके, आगे वापस। तो कहीं पे एटीपी यूज हुआ, कहीं पे एटीपी रिलीज हुआ। और एक कॉमन सी खूबसूरत बात याद रखो, हर पाथवे पे, अरे सॉरी, हर स्टेप पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, हर स्टेप पे एक एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, समझ में आ रही है बात? यूज नहीं, अभी आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये पाथवे तो हम वैसे भी आपको याद कराएंगे, और सारे स्टेप्स आपको, सारे एंजाइम सब कुछ याद होना चाहिए, कहाँ एटीपी फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है, किस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, वहां पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा। जैसे दिस इज द काइनेटिक रिएक्शन, ठीक है, काइनेटिक रिएक्शन है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो कहाँ से वर्ड आता है, ग्लूकोज इज हेक्सो सुगर, वहां से आ गया हेक्सो। काइनेटिक एक्टिविटी कर रहा है एंजाइम कौन सा, काइनेज, हेक्सोकाइनेज। इस तरीके से हम तोड़ देंगे एकदम, सब आपको समझ में आ जाएगा। ये पाथवे ऐसे ही सबको याद होता है, हो जाता है मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं। और ग्लाइकोलिसिस ऐसा पाथवे है कि आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, ग्लाइकोलिसिस हमेशा दिमाग में चलेगी आपके, कभी भी काम लग सकता है। किसी भी हायर प्रेजेंटेशन में आपको ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड ही बेस्ड वहां से स्टार्ट होगा और आगे जाना पड़ेगा, तो हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस पाथवे को आप रखो। ओके, तो दोनों इमेज से आपको क्या समझ में आया, एक तो रिएक्शन समझ में आ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक डायरेक्ट, अब देखो ग्लाइकोलिसिस को चलने के लिए ये डायरेक्शन ग्लूकोज को फॉलो करना होगा, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ कि ग्लूकोज सेल के अंदर आया तो वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करेगा, ये भी सच्चाई नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक बायोमोलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज नॉट, लेकिन अगर सेल को नीड है, जो कि रेगुलर नीड चलती है, वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन चलना है, इसलिए सबसे मेन प्रोसेस जो होती है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? फिर कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी। अभी बता दिया, ग्लाइकोलिसिस से मेनली हम लोग फूड जो इनटेक करते हैं वहां पे ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी होता है, उसमें एनर्जी स्टोर होता है, दैट ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी सेल के अंदर चलता है, उससे रिलीज ऑफ एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म, कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एटीपी। ओके, व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इवॉल्व्ड as per requirement, as per requirement, utilization of food and conversion of energy, ये सब आपको पढ़ना हो। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी एटीपी में जाएगी और कितनी सराउंडिंग्स में चले जाएगा, मतलब देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, एक एनर्जी का लॉ है, बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यू कैन मतलब एनीवन कैन द ट्रांसफॉर्म, और यू कैन से चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, एटीपी सबसे ज्यादा, फिर बहुत सारे और मॉलिक्यूल हैं, जैसे एटीपी भी है, एएमपी भी है, जीटीपी भी है, जीएमपी भी है, जीटीपी भी है, तो है बहुत सारे। आपको अभी अपने आंसर के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है, एटीपी। हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से पाथवेज आएंगे, फिर से पाथ, यहाँ पे बस आपको समझना है, ठीक है। इसके आगे ही आपको इसका आंसर दिख रहा है कि यू हैव नॉट हैव टू स्टडी हियर, इन सभी चीजों को आप जो ब्रांच है वहां पे स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज बायो एनर्जेटिक्स स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यू विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडर अ सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स लेटर इन योर हायर क्लास। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ग्लिम्स, एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया लेना है कि हाँ इस तरीके की प्रोसेस चलती है। ओके, क्लियर है? चलो बस करते हैं, एंड करते हैं, आज थोड़ा सा टेस्ट भी है, आप पढ़ाई लिखाई भी करो, प्रिपरेशन करो टेस्ट की। और यहाँ पे ही ऑलरेडी कई कॉन्सेप्ट आए हैं, आपको मार्किंग होनी चाहिए एनसीईआरटी, और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपका फिजियोलॉजी को की बिल्डिंग्स को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, एंड इवन आगे आपकी बायोकेमिस्ट्री और बायो एनर्जेटिक्स जब आप पढ़ते हो तो भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
चलो बाय बाय। कोई क्वेरी, एनी क्वेरी? चलो ऑल द बेस्ट, टेस्ट अच्छे से देना। हो सकता है बेटा क्वेश्चन एक आध रिपीट है तो जस्ट रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय बेटा, बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट।